everyone. Today I am going to discuss the difference between financial account and cost account. There are something 18 or 20 points regarding this. So kindly students are suggested to note down the points and then study. आज का वीडियो जो होगा हमारा वो होगा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट पर। इसका डिस्कशन मैं पहले इंग्लिश में करूंगा और साथ ही साथ हिंदी में भी करूंगा, तो ये आज का वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें करीब करीब 18 से 20 पॉइंट होंगे, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि कॉपी में लिखना शुरू कीजिए और लिख लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है वो है पर्पज, कि फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंस का क्या पर्पज है। कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंट क्यों बनाते हैं और कॉस्ट अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का मतलब होता है इट्स पर्पज इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू क्रेडिटर्स, टू गवर्नमेंट, टू इन्वेस्टर एक्सेट्रा। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का उद्देश्य हमारा होता है कि बाहरी लोगों को रिपोर्ट करना। बाहरी लोग कौन होंगे? तो क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटी, ये सब बाहर के लोग हैं। उनको रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट का पर्पज क्या होता है? तो इट्स पर्पज इज इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एंड ऑनर। कॉस्ट अकाउंट का बनाने का उद्देश्य इंटरनल रिपोर्टिंग करना होता है। किसको इंटरनल रिपोर्टिंग करना होता है? मैनेजमेंट को, प्रबंध को और ऑनर को, मालिक को। पॉइंट नंबर 2, ऑब्लिगेशंस, अनिवार्यता। टू मेंटेन फाइनेंशियल अकाउंट इज कंपल्सरी बाय बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करना सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। वो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है तो उसके लिए बनाना जरूरी है फाइनेंशियल अकाउंट। अब वो बड़ा भी है तब भी बनाना है और छोटा भी है तब भी बनाना है, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअल कितना आया। कॉस्ट अकाउंट में क्या है? टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट इज वॉलंटरी। लागत लेखांकन को बनाना ऐच्छिक है। ऐच्छिक इन द सेंस कि अगर आपके लिए ज़रूरी है तो बनाइए, नहीं ज़रूरी है तो मत बनाइए। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा कॉस्ट अकाउंट का काम ज़रूरी है कि नहीं है? अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जो प्रोडक्शन का काम करता है या जिसमें स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी होता है तो हमें कॉस्ट अकाउंट बनाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कॉस्ट अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है उसको फाइनेंशियल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेज, व्ययों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेज का मतलब ये हुआ कि खर्च कितने प्रकार में बांटे जाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चों को, एक्सपेंसेज को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कह सकते हैं, दूसरा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब आगम और पूंजीगत व्यय, आगत और पूंजीगत व्यय। अब इसी का अगर हम देखें कॉस्ट अकाउंट में, तो कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस को बांटने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका यह है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल का मतलब ऐसा खर्च जो परिवर्तित होता है, मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ तो बदलते रहेगा। सेमी वेरिएबल मतलब ऐसा खर्च जो प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ पार्ट तक बदलेगा और उसके बाद फिर फिक्स रहेगा, या कुछ पार्ट तक फिक्स रहेगा उसके बाद फिर बदलेगा। और फिक्स्ड का मतलब चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो वो उतना का उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर प्रोडक्शन 1 पीस का हो रहा है तब भी उतना ही खर्चा होगा, और 1 लाख पीस का हो रहा है तब भी उतना ही खर्चा होगा। दूसरा है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब जैसे लेबर या इस तरह का कैरेज वगैरह सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट मतलब जो फैक्ट्री का कॉस्ट है ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मैनी मोर। मतलब इस तरह से बहुत सारा पार्ट्स का होता है। फैक्ट्री का खर्चा होता है, ऑफिस का खर्चा होता है, सेलिंग का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा, एडवर्टाइजमेंट का होगा। तो बहुत पार्ट में हम लोग कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस को बांट सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण किसका होता है?
किस चीज़ का नियंत्रण करेंगे हम लोग दोनों अकाउंट्स में? तो फाइनेंशियल अकाउंट कंट्रोल्स कैश एंड फंड। फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग दो चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, पहला कैश पर, दूसरा फंड पर। इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन कॉस्ट में क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंट कंट्रोल्स इन्वेंट्री एंड कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट में क्या करते हैं कि हम लोग इन्वेंट्री को, मतलब स्टॉक को कंट्रोल करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक चीज़ों को तैयार करना अच्छी क्वालिटी का, इसको कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। तो दोनों का नियंत्रण करने का तरीका अलग अलग है। पॉइंट नंबर 5, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विश्लेषण। लाभ का विश्लेषण किस प्रकार करेंगे? इट डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर बिजनेस एज ए होल। हमारा बिजनेस कितना भी बड़ा है या कितना भी छोटा है, पूरे बिजनेस का पूरा प्रॉफिट एक साथ निकलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक पार्ट का निकाल लिए, मान लीजिए हमारा 2 ब्रांच है, पहले एक ब्रांच का निकाल फिर दूसरे ब्रांच का निकालें, ऐसा नहीं है। या फिर पहले एक महीने का निकालेंगे फिर दूसरे महीने का, फिर ऐसे करके तो 12 महीने का निकालेंगे, ऐसा भी नहीं है। पूरे बिजनेस का पूरा प्रॉफिट एक साल निकाल सकते हैं और वो प्रॉफिट कहलाता है इधर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जबकि कॉस्ट में क्या होगा? इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोसेस, ईच ऑपरेशन सेपरेटली। इसमें क्या है, हर प्रोडक्ट का या हर प्रोसेस का या हर ऑपरेशन का, हर प्रक्रिया का कॉस्ट हम अलग अलग निकाल सकते हैं। मतलब हर एक्टिविटी का कॉस्ट हम अलग से निकाल सकते हैं, तो उसका प्रॉफिट भी अलग से निकलेगा। पॉइंट नंबर 6, ड्यूरेशन ऑफ द रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन की अवधि। मतलब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट को कब क्लोज करेंगे, कब उसका रिपोर्टिंग करेंगे। तो जनरली फाइनेंशियल अकाउंट का रिपोर्टिंग टाइम होता है 1 ईयर। जनरली ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इसका 1 साल का पूरा ड्यूरेशन चलता है। इट मे बी, अब कॉस्ट अकाउंट में आता है, इट मे बी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ये कैसा कॉस्ट अकाउंट कब बना सकते हैं हम लोग? डेली कैलकुलेशन कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और ईयरली कर सकते हैं। मतलब जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, नेचर, प्रकृति। फाइनेंशियल अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ पॉजिटिव साइंस, दैट इज लीगल और रिजिड। फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो सकारात्मक विज्ञान पर आधारित है। सकारात्मक विज्ञान का मतलब हुआ कि इसका कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। वो लीगल है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसी लॉ को मानना पड़ेगा। और रिजिड है, दृढ़ है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम लोग अपना मनमानी नहीं कर सकते। कॉस्ट अकाउंट में क्या है? इट इज इन द नेचर ऑफ पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। ये पॉजिटिव साइंस तो है ही, साथ में नॉर्मेटिव साइंस भी है। मतलब इसमें हम लोग कुछ टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं और उस तरीकों, उन बहुत सारे तरीकों में से जो अच्छा तरीका होता है उसको हम लोग अपनाते हैं। जैसे कि कैश बजटिंग करना है, ठीक है, बजटिंग कंट्रोल करना है, इस तरह के टेक्निक का हम लोग उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 8, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्कंद मूल्यांकन। स्टॉक इज valued according to accounting standard 2, that is cost price and market price whichever is less। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में स्टॉक का वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि किसी स्टॉक का, किसी वस्तु का लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उसी को हम लोग स्टॉक का वैल्यू मानेंगे। जबकि कॉस्ट अकाउंट में ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंट क्या कहता है? स्टॉक इज वैल्यूड ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट अकाउंट ये कहता है कि मार्केट में कोई भी प्राइस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने कॉस्ट शीट में स्टॉक का वही वैल्यू दिखाएंगे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, चाहे मार्केट प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 9, रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, लागत का प्रतिवेदन। लागत का प्रतिवेदन क्या होगा?
लागत का प्रतिवेदन का मतलब ये है कि जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सा प्राइस लेंगे हम, तो इसमें हम लेंगे एग्रीगेट बेसिस पर। एग्रीगेट बेसिस मान लीजिए कि हमने 100 पीस बनाया, 1000 पीस बनाया, लाख पीस बनाया, तो पूरा का एक साथ कितना अमाउंट लगा हमें, वो हो गया हमारा कॉस्ट, उसका एक्चुअल कॉस्ट। और इसी को कॉस्ट में कैसे लेंगे, कॉस्ट अकाउंट में, तो कॉस्ट अकाउंट में हम यूनिट बेसिस पर लेंगे। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा 100 पीस का प्राइस इतना था और एक प्राइस का प्राइस इतना हो रहा है, मतलब यूनिट बेसिस पर लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में यूनिट बेसिस का मतलब नहीं, इसमें एग्रीगेट टोटल अमाउंट को लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 10, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की प्रकृति। सूचना की प्रकृति क्या होगी? इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ आवश्यक सूचनाओं को लिखा जाता है। मैटेरियलिटी जिसमें होती है, जो हमारे काम का है, जो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड है, सिर्फ उसी चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। जो रिलेटेड नहीं है उसको नहीं लिखा जाता। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या है? मैंडेटरी एज वेल एज नॉन मैंडेटरी बोथ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड। कॉस्ट अकाउंट में जो आवश्यक है उसको भी लिखते हैं और जो आवश्यक नहीं है उसको भी लिखते हैं। अगर ऐसा खर्च हुआ है तो उसको लिखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 11, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का अस्थायी होना। अब जब कोई चीज तैयार होता है तो तैयार होने के लिए उसमें जो कॉस्ट उसका लगता है वो तो लग ही जाता है, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंट में उसको फिक्स रखा जाता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन वो घट बढ़ सकता है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका फिक्स प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस घट जाएगा। यही इसी कॉन्सेप्ट पर ये चलता है। तो इट इज नॉट फिक्स्ड मे बी चेंज, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में विक्रय मूल्य स्थायी नहीं हो सकता, बदल सकता है। लेकिन फिक्स कॉस्ट अकाउंट में जो है सेलिंग प्राइस वो फिक्स रहता है, विक्रय मूल्य फिक्स रहता है। पॉइंट नंबर 12, फैक्ट एंड फिगर, तथ्य तथा आंकड़ों का स्वरूप। फैक्ट और फिगर क्या है? इट डील्स विथ एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर। फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग एक्चुअल अमाउंट को लिखते हैं, जो अमाउंट एक्चुअल में खर्च हुआ है या खर्च हो रहा है या पेमेंट जिसका करना है, हम उसी अमाउंट को लिखेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या है? कॉस्ट अकाउंट डील्स विथ एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेटेड फिगर, एस्टिमेटेड फैक्ट और फिगर। कॉस्ट अकाउंट में जो खर्च हुआ है या हो रहा है या हो चुका उसको तो लिख ही रहे हैं, साथ में हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमें, मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हो सकता है या डिलीवरी करवाने में कितना खर्चा हो सकता है किसी वस्तु का, तो इन सब इमेजिनरी फिगर को भी लिखते हैं, एस्टिमेटेड फिगर को भी लिखते हैं। पॉइंट नंबर 13, रिफरेंस, संदर्भ। संदर्भ का मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट का आधार क्या है, किस आधार पर हम इसे तैयार करते हैं, हमारा कौन सा रूल्स रेगुलेशन इसमें अप्लाई होता है और कॉस्ट अकाउंट में कौन सा रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होता है, इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेफरेंस में, इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में लेते हैं हम लोग कंपनी लॉ का रेफरेंस, मतलब कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग शेयर इशू कैसे करना चाहिए, कंपनी का अमलगमेशन कैसे होगा, डीमर्जर कैसे होगा, इन सब पॉइंट का। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप कैसे तैयार करें, कितने लोग होंगे, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, कितने दिन में इसको डिजॉल्व कर सकते हैं, सारा का रूल्स अलग अलग है। बिजनेस लॉ का, इसके अलावा और भी बिजनेस बहुत सारे लॉ है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह, इन सब का। फिर इनकम टैक्स लॉ का और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इशूड बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें फाइनेंशियल अकाउंट को बनाना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट के लिए कोई प्रॉपर रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन इसके नहीं है, नो प्रॉपर रेफरेंस अवेलेबल। इट इज बेस्ड ओनली ऑन गाइडलाइंस बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कॉस्ट अकाउंटेंट जो सही समझ रहा है, जो उसे लग रहा है कि इसको अप्लाई करने से हमें अच्छा होगा, ये उसी चीज को अप्लाई करता है। तो ये पॉइंट 13 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 14, रिलेटिव इफिशियंसी, संबंधित कार्यक्षमता। फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वर्कर्स एक्सेट्रा।
फाइनेंशियल अकाउंट हमें ये नहीं बता सकता कि हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है वो सही से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है या नहीं है, हमारे वर्कर्स जो है वो स्किल्ड है या नहीं है, ये नहीं बता सकता। ये सिर्फ बता सकता है कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी में कितना डिप्रेशन लग रहा है और वर्कर्स को कितना पेमेंट जा रहा है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं बता सकता। तो ये बताएगा कौन? ये बताएगा हमें कॉस्ट अकाउंट। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट एंड मशीनरी एंड लेबर्स एक्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंट हमें ये बतलाता है कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी का एफिशिएंसी क्या है और लेबर का एफिशिएंसी क्या है। पॉइंट नंबर 15, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, उपयोग का क्षेत्र। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंट को कहाँ उपयोग करते हैं, कॉस्ट अकाउंट कहाँ उपयोग करते हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंट आर यूज्ड ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंट को उपयोग सभी प्रकार के व्यवसाय में होता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो। कॉस्ट अकाउंट आर यूज्ड ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कॉस्ट अकाउंट का उपयोग कहाँ होता है? जहां पर उत्पादन का कार्य होता है, सिर्फ उसी जगह पर कॉस्ट अकाउंट का उपयोग होगा। तो ऐसा नहीं है कि जहां उत्पादन का काम होता है वहां फाइनेंशियल अकाउंट का उपयोग नहीं होगा। जहां उत्पादन का काम होता है कॉस्ट अकाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंट का भी उपयोग होगा। पॉइंट नंबर 16, फिक्सेशन ऑफ टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य का स्थायित्व। टेंडर प्राइस कहाँ से पता चलेगा हमें? तो टेंडर प्राइस हमें फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बता सकता। टेंडर प्राइस हमें जब भी बताएगा तो कॉस्ट अकाउंट बताएगा। फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड टेंडर प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड। फाइनेंशियल अकाउंट टेंडर प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता। कॉस्ट अकाउंट टेंडर प्राइस डिटरमाइन कर सकता है इजीली। टेंडर प्राइस इज डिटरमाइंड इजीली। पॉइंट नंबर 17, क्वालिफिकेशन, योग्यता। जो इंसान काम कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंट में उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और जो कॉस्ट अकाउंट में काम कर रहा है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जो इंसान फाइनेंशियल अकाउंट का काम कर रहा है उसका योग्यता होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर्सन हैविंग ए डिग्री ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अगर जो डिग्री दी है उसके बेस पर वो काम कर सकता है, या उसके लेवल का या उससे नीचे का डिग्री भी काम कर सकता है। पर्सन हैविंग ए डिग्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इशूड बाय आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। अकाउंटेंट है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? उसकी डिग्री होनी चाहिए जो आईसीएमएआई ने डिग्री इशू किया उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 18, पोजीशंस, स्थिति। स्थिति क्या है? इट इज प्राइमरी अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये प्राइमरी अकाउंट है। फाइनेंशियल अकाउंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी अकाउंट है। और कॉस्ट अकाउंट इज सेकेंडरी अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंडरी अकाउंट है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य खाता है और कॉस्ट अकाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का सहायक खाता है। पॉइंट नंबर 19, ऑडिट। फाइनेंशियल अकाउंट का ऑडिट होना कंपलसरी है, जबकि कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट होना कंपलसरी नहीं है। चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वॉलंटरी है। पॉइंट नंबर 20, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड्स ग्रॉस और नेट प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या नेट प्रॉफिट मिलेगा, या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा। जब हम कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे इट प्रोवाइड्स टोटल प्रॉफिट और लॉस और पर यूनिट प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं बताएगा, ये बता देगा कि आपका टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है और पर यूनिट प्रॉफिट या लॉस कितना है। पॉइंट नंबर 21, एबनॉर्मल लॉस, आकस्मिक हानि। एबनॉर्मल लॉस जो है उसका रिकॉर्डिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग एबनॉर्मल लॉस का रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब एबनॉर्मल लॉस का रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंट में करना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 22, रिलेशन विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरिया। हमारा जो एरिया है फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट को कहाँ कहाँ है? तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल अकाउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी काम करता है। तो इसका दोनों जगह एरिया है, बोथ एरिया, इंटरनल एरिया एंड एक्सटर्नल एरिया ऑल्सो। लेकिन कॉस्ट अकाउंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के केवल अंदर में ही काम करेगा, बाहर से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ओनली इंटरनल एरिया से इसका रिलेशन है।
तो यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर टोटल 22 पॉइंट्स थे, तो अब ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।